हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने पारिवारिक आय और पारिवारिक व्यय के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है पारिवारिक बचत। वर्तमान पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बच जाती है उसे पारिवारिक बचत कहते हैं। अर्थात जो हमारी वर्तमान का मतलब है अभी की, हम वर्तमान की ही बात करते हैं। वर्तमान पारिवारिक आय जो है हमारी, उससे हम अपने परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके लिए व्यय करते हैं। तो उस आय से हम जितना व्यय करते हैं, उसके बाद जो धनराशि, जो पैसा बच जाता है, उसे ही हम पारिवारिक बचत कहते हैं। इसके बाद दूसरी आपकी डेफिनेशन है, विनियोजित धन को ही बचत कहा जाता है, अविनियोजित धन को हम संचय कहते हैं। अर्थात ये आपका नोट है या पॉइंट है कि विनियोजन का मतलब है कि जैसे हमने अपने पैसे को बैंक में जमा कराया है या फिर डाकखाने में जमा कराया है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने धन को कहीं अच्छे से लगाया है, पैसा जमा कराया है, तो उस धन को हम बचत कहते हैं। अगर हमने धन को घर में ही रख लिया है, जो हमारा पैसा बचा है उसको घर में ही रखा है, उस धन को हम संचय कहते हैं, उसको हम बचत नहीं कहते। अर्थात बचत और संचय में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए कि जो धन विनियोजित होता है, जिसका नियोजन किया जाता है, उसको हम बचत कहते हैं, और जो धन ऐसे ही हम बचा हुआ धन रख लेते हैं उसको हम संचय कहते हैं। संचित धन का क्रय मूल्य हमेशा घटता जाता है। अर्थात जो धन हमारे पास रखा हुआ है उसका हमारा कोई मूल्य नहीं बढ़ रहा, उसका आगे आगे मूल्य घट रहा है। लेकिन बचत जो होती है उसके धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जैसे अगर हम धन कहीं बैंक में जमा करेंगे तो उस पर हमें प्रतिवर्ष के हिसाब से या फिर जैसे भी हमें ब्याज मिलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसके मूल्य में हमेशा वृद्धि होती रहती है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बचत, अर्थात हमें धन का संचय नहीं करना है, क्या करना है, बचत करनी है। बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, अर्थात हमने बजट पढ़ा, बचत का बजट, हमें बचत करनी चाहिए निश्चित रूप से, नियमित रूप से। अगर हम बचत करते हैं तो उसका हमें लाभ क्या होता है, क्योंकि कोई भी कार्य हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हमें पता हो कि उसके फ़ायदे हमें क्या क्या हैं। बचत के महत्व में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला है हमारा व्यय में वृद्धि होने पर। अर्थात अगर हमारी आय उतनी ही है, इनकम हमारी नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे व्यय में वृद्धि हो गई है। जैसे कि हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते थे तो फीस कम थी, लेकिन क्या हुआ, अब कमाने वाले तो उतने ही हैं, आय तो हमारी वही है, लेकिन बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन के लिए चले गए, उच्च शिक्षा के लिए, अर्थात बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। अर्थात हमारे व्यय में वृद्धि हो गई, लेकिन आय हमारी उतनी ही है। तो उस समय पर क्या होता है, जो बचत किया हुआ धन होता है, जो हमारे पास पहले से बचत किया हुआ धन है, वही काम आता है और उसे ही हम उपयोग करते हैं। तो व्यय में वृद्धि होने पर ये धन हमारे उपयोग में आता है। दूसरा पॉइंट है आय कम होने पर। कई बार ऐसा भी होता है कि आय कम हो जाती है, जैसे अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी चली जाए, या फिर हमें बिज़नेस में, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है जो रिटायर हो गया है, तो उसकी जो है सैलरी जो है आधी, मतलब पेंशन आए या नहीं आए, अगर प्राइवेट नौकरी छोड़ते हैं तो उसके बाद पेंशन की भी सुविधा नहीं होती। अर्थात अगर हमारे परिवार में आय कम हो गई है और कुछ समय के लिए हमें ऐसे ही काम चलाना है, अर्थात नौकरी अगर हमने एक छोड़ी है, हमें दूसरी मिलने में समय लगेगा, 6 महीने का, 1 साल का, तो उतने समय पर जो हम खर्च करेंगे, जो व्यय करेंगे, वो कहाँ से करेंगे। अगर आय नहीं है तो हम किस में से करते हैं, अपनी बचत में से व्यय करते हैं। इसके बाद है आवास सुविधा उपलब्ध कराने में। आज के समय में सभी लोग चाहते हैं, यानी कि अगर बाहर रहते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, तो भी लोग चाहते हैं कि हमारा अपना आवास हो, अपना मकान हो, और आवास भी जो है वो अच्छा आवास हो, अपने स्तर के हिसाब से, अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से हम आवास खरीदते हैं। तो आवास सुविधा उपलब्ध कराने में, अर्थात हम एक ही आय से, मासिक आय से या वार्षिक आय से तो हम आवास नहीं खरीद सकते, क्योंकि आवास इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नियमित रूप से छोटी बचत करते रहते हैं। तो बचत करने से विनियोजित धन बैंक में जमा करते रहते हैं, तो एक टाइम पर जब वो पैसा अधिक हो जाता है, अर्थात इतना हो जाता है कि हम आवास खरीद सकें, या फिर उसके हिसाब से हम बैंक से लोन ले सकें, जिस तरीके से भी, तो हमारा आवास खरीदने में, आवास सुविधा अगर हमें ख़रीदनी है, अपना खुद का घर चाहिए, तो उसके लिए हमें नियमित रूप से बचत करनी चाहिए। और अगर हमारे पास पहले से घर है तो उसकी मरम्मत कराने के लिए, ये सब कराने के लिए भी हम बचत करते हैं। सुविधाजनक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अर्थात अगर हम अपनी सारी आय को अपनी आवश्यकता में ही व्यय कर देते हैं, हमारे पास कोई बचत नहीं होती है, तो कई बार जैसे हम अपने घर को और सुविधाजनक बनाने के लिए
जैसे कि स्टडी टेबल ख़रीदनी है, सोफ़ा ख़रीदना है, बेड या फिर कोई भी ऐसा उपकरण, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, तो अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदनी है तो उसमें हमें एकदम से अधिक पैसा देना पड़ता है। या फिर अगर हमारे घर में वाहन नहीं है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार हम स्कूटी ले लें, स्कूटर लें या फिर बाइक लें, तो उसके लिए क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लेते हैं और जब हमारे पास उतना पैसा हो जाता है तो हम वो अपनी ज़रूरत जो है, अपनी सुविधा के अनुसार वस्तुओं को ख़रीद सकते हैं। अवकाश काल में उत्तम उपयोग, जब छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं या फिर हमारी 15 दिन का हमें छुट्टी मिली है, विंटर वैकेशन है, तो जो भी अवकाश होता है उसको हम सभी परिवार चाहते हैं, सभी परिवार जो होते हैं वही चाहते हैं कि अवकाश काल को हम अच्छे से अपना उपयोग करें, अच्छे से जितनी हमें छुट्टी का टाइम मिला है, जितना हमें समय मिला है उसे हम परिवार के साथ बिताएं या फिर कहीं बाहर घूमने जाएं। तो वो सब तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास पैसा हो, अर्थात जब हमारे पास बचत किया हुआ धन हो। अगर हमारे पास कोई धन नहीं होगा तो हम अवकाश काल में हमें ऐसे ही बोर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम अवकाश काल को अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं, अपने समय को अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, तो उस समय हमें उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है और वो नियमित बचत से ही किया जा सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, जैसे अभी हमने पढ़ा, पीछे भी पढ़ा था कि रहन सहन का जो स्तर होता है उस हिसाब से हमारा व्यय प्रभावित होता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए कई अवसर ऐसे आते हैं जब हमें अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने कोई अवसर है, किसी की घर में हमने कोई बर्थडे पार्टी रखी है, मान लीजिए जन्मदिन का हम अगर अवसर मना रहे हैं, तो उस पर अगर हम कम खर्च करें, किसी को नहीं बुलाएंगे, तो वहाँ पर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सामाजिक का मतलब है समाज से। तो अगर हम समाज के लोगों को बुलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उन्हें अपने साथ शामिल करेंगे किसी भी अवसर में, तो सीधी सी बात है कि हमें अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अर्थात हमें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी बनाने के लिए भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जिसके लिए हमें नियमित रूप से बचत करनी आवश्यक है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक, यहाँ पर हमने बात की है राष्ट्रीय योजनाओं की। तो जो पैसा हम बचाते हैं, अभी हमने पढ़ा कि विनियोजित धन को ही हम बचत के अंतर्गत रखते हैं। तो जब हम धन को बैंक में जमा करते हैं तो हमारी छोटी छोटी धनराशि जो है वो बैंक के पास एक बड़ी धनराशि बन जाती है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय योजनाओं में किया जाता है। तो यही है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से अपने देश की अनेक योजनाओं में जिससे हमारे देश की तरक्की होती है, वहाँ भी हम सहायता करते हैं, जबकि हमारा पैसा सुरक्षित भी रहता है। तो जो बचत है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप इन सबसे समझ ही गए होंगे। इसके बाद टॉपिक है आपका मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब यहाँ पर कंजूसी नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मितव्ययता का अर्थ है कम व्यय करके अधिक संतोष प्राप्त करना, अर्थात व्यय कम ज़रूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें संतोष नहीं मिले। अर्थात हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने सदस्य होते हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं तो हम पूरी करते ही हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा बजट अच्छा है या फिर हमारी योजना अच्छी है, तो हमें मितव्ययता का मतलब है कि व्यय कम करना है। कम करने का मतलब है कि जितना ज़रूरी हो, जितना आवश्यक हो, उतना ही व्यय करना है, और कोशिश ये करनी है कि सभी परिवार के सदस्यों को संतोष अधिक प्राप्त हो। अर्थात मितव्ययता का मतलब ये है कि अपव्यय अर्थात अनावश्यक व्यय, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ व्यय ना हो, और फिजूल खर्ची से बचना। फिजूल खर्ची का भी मतलब वही है, अपव्यय की कहीं बिना फालतू में व्यय ना हो, और फिजूल खर्ची कि बिना मतलब छोटी सी आवश्यकता जो शायद उतनी ज़रूरी भी नहीं है, उस पर अगर हम खर्च करते हैं तो उसे हम फिजूल खर्ची ही कहेंगे। तो मितव्ययता का मतलब है कि हमें अपव्यय और फिजूल खर्ची से बचना है। कई बार यहाँ पर हम बात करेंगे कि मितव्ययता जो है वो कंजूसी बिल्कुल नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरी है लेकिन फिर भी हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, कि भाई ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर रहे, उसको हम कंजूसी कहेंगे। लेकिन मितव्ययता का मतलब है कि जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं, संतोष पूरा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें कि अनावश्यक रूप से हम कोई भी पैसा व्यय न करें। इसके बाद है मितव्ययता के सुझाव। मितव्ययता के सुझाव में है आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान। अर्थात सबसे पहले तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनका आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए कि आपकी कितनी आवश्यकताएं हैं, आपके परिवार के सदस्यों की किसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। आपके पास आवश्यकताओं की पूरी सूची होनी चाहिए, अर्थात कितनी आवश्यकताएं आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कहाँ कहाँ आपको व्यय करना है। उसी हिसाब से आप व्यय को निर्धारित कर पाएंगे, और कहाँ आपको व्यय कितना करना है वो सब अगर आपको पता होगा तो उससे क्या होगा कि अपव्यय से आप लोग बचेंगे, आप अपव्यय नहीं करेंगे और कम धन के व्यय से अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता का ज्ञान, अर्थात क्रेता को, अर्थात जो व्यक्ति है उसको यह ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि कौन सी आवश्यकता किस समय पूरी करनी है, अर्थात कौन सी आवश्यकता है जो जिसकी तत्काल पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि जो अभी बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, जिसको हम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते, बाद के लिए नहीं छोड़ सकते, और कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बाद में पूरी की जा सकती है। अर्थात हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के हिसाब से उसकी सूची बना लेते हैं, जिससे कि हम कम व्यय में अधिक संतोष, अर्थात जो आवश्यकता अभी पूरी होनी है पहले उस पर व्यय करते हैं, जो टाली जा सकती है उसको हम टाल देते हैं, तो संतोष फिर भी हमको उतना ही प्राप्त होता है। तीसरा फिर है आपको वस्तु के गुणों का ज्ञान, अर्थात अगर आप कहीं खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो वस्तुएं खरीदने के लिए, अर्थात सबसे अधिक व्यय तो हमारा वस्तुएं खरीदने में ही होता है, ये सब चीज़ें, तो अब हमें वस्तु के गुणों का ज्ञान होना चाहिए कि हम जहाँ पर वस्तु खरीदने जा रहे हैं, जो वस्तु हम लेने जा रहे हैं, वो कैसी वस्तु जो है उसको कैसे हम जांच सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है, उसके गुण कौन कैसे हैं। अगर गुण रहित सस्ती वस्तु भी हम खरीद रहे हैं, अर्थात जिसमें गुण भी कम है, अगर हम वो सस्ती वस्तु खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए घाटे का ही सौदा है। तो हमें वस्तु खरीदते समय उसके गुण हमें पूरे होने चाहिए। हम उसे थोड़े, अगर हम कम पैसे में, अधिक पैसे में, जैसे भी जितना ज़रूरी है उतने पैसे में खरीद रहे हैं, लेकिन वस्तु के गुण जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए। अगर हम कम गुणों वाली वस्तु खरीदेंगे तो वो हमें उतना संतोष भी नहीं देंगी, वो ज़्यादा लंबे टाइम चल भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमें वस्तु के गुणों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है खरीदारी का उचित स्थान, अर्थात जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए उचित स्थान हमें पता हो कि कहाँ से वो वस्तु जो है वो अच्छी मिलती है। जैसे कि जो कई बार परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के जो लोग खरीदारी करने जाते हैं, वो अक्सर एक दुकान से ही अपनी एक दुकान फिक्स कर लेते हैं, या फिर वहीं पर देख लेते हैं, पहले आसपास की दुकानों पर परख लेते हैं कि कहाँ पर वस्तु जो है वो सही मूल्य की मिलती है, सही गुणों की मिलती है, मतलब डुप्लीकेट सामान नहीं मिलता, ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं कि हमें किस दुकान से कौन सी वस्तु खरीदनी है। तो मितव्ययिता के लिए आवश्यक है कि उचित दुकान से ही उचित वस्तुएं खरीदी जाएं। इसके बाद है हमारा मोल भाव की योग्यता, अर्थात हमें सबसे पहले तो चीज़ों के मूल्य की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें कुशल क्रेता बनना है, अच्छे से सामान खरीदना है, तो सबसे पहले तो हमें दुकान पे सामान का पता होना चाहिए कि इस सामान की कितनी वैल्यू हो सकती है, इसका कितना हम इस पर खर्च कर सकते हैं और कितने कीमत की होगी। अगर हमें थोड़ा आइडिया ही नहीं होगा तो कोई कुछ भी हमें अगर मूल्य बताएगा तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर है कि वैसे दुकानदार जो होते हैं वो अपनी वस्तुओं का दाम बढ़ाकर बता देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमें मोल भाव करना पड़ता है। तो अगर क्रेता को दाम का पता ही नहीं होगा, उसे दाम का कोई अनुमान नहीं होगा, तो ना तो वो सही से मोल भाव कर पाएंगे, और ना ही इससे अच्छा ये है कि कुछ जो आपने अपनी दुकानें निश्चित की हैं वहाँ पर वो लोग आपको अधिक मूल्य नहीं बताते हैं। अगर आपको लगता है कि वो उचित मूल्य पर सामान बेचते हैं तो आपको ऐसी ही दुकानों से सामान खरीदना चाहिए। इसके बाद है अपव्यय से बचना। मितव्ययिता के लिए सबसे हमने पढ़ा था कि अपव्यय और फिजूल खर्ची से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं बाज़ार में, लेकिन वहाँ पर फिजूल खर्ची की अगर हम बात करें तो जब हम बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो हम जो ज़रूरत का सामान है वो खरीद ही रहे हैं, वहाँ से कई बार हमें कुछ चीज़ पसंद आ जाती है जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है और शायद अभी ख़रीदना भी ज़रूरी ना हो, फिर भी हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, तो वो हमारी फिजूल खर्ची कहलाती है। तो हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। हमें मार्केट में जाके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। और यहाँ पर बात है कि घर में भी जो हम वस्तुएं यूज़ करते हैं, जो सुविधाएं यूज़ करते हैं, उनका हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। जैसे कि आवश्यकता न होने पर जो बिजली है, जितनी भी लाइट्स हैं, पंखे हैं, वो हमें बंद कर देने चाहिए, जिससे बिजली का बिल उतना ही आए जितनी हमें ज़रूरत हो। पानी भी हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी ही हमें आवश्यकता है। कई बार मतलब नल हम खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। तो बिजली, पानी, ये सब चीज़ें अगर ज़रूरत नहीं है तो इनके उपकरण बंद कर देने चाहिए। ईंधन का प्रयोग, अर्थात ईंधन का प्रयोग खाने में भी होता है, और जब हम कहीं यातायात के साधन अपने यूज़ करते हैं, आते जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। इन चीज़ों का हम अपव्यय न करें। अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उन पर व्यय भी उतना ही करना पड़ेगा। तो जहाँ ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें यूज़ करें। अनावश्यक सामग्री हम घर में ख़रीद कर ना लाएँ। जो कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आते हैं, फिर उसे हमें फेंकना पड़ता है या वो हमारा ख़राब हो जाता है। उस पे क्या होता है कि जितना पैसा हमने खर्च किया वो हमारा वेस्ट जाता है। तो यहाँ पर है कि हमें अपव्यय से बचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मितव्ययिता को सही तरीके से लागू कर पाएंगे।
अभी तक हमने पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय, पारिवारिक बचत और मितव्ययता पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बचत के माध्यम हमारे कौन कौन से हैं, जैसे डाकघर हैं, बैंक हैं, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आप अपना ये सारा रिवाइज़ करके आना, ताकि आगे आप जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आए।